हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन। टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस, 1000 वोकैब सीरीज़ का जो पार्ट 4 है वो आज हम करने वाले हैं। पार्ट 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? कंटैमिनेट। कंटैमिनेट का मतलब देखिए क्या होता है? दूषित होना, यानी किसी चीज़ का क्या हो जाना? दूषित हो जाना, मतलब गंदा हो जाना। कंटैमिनेट मतलब गंदा हो जाना। जैसे कि वाटर है, अगर गंदा हो गया है तो हम क्या बोलेंगे? द वाटर बिगैन टू कंटैमिनेट, यानी पानी जो है वो दूषित होने लगा है, यानी पानी गंदा होने लगा है। तो कंटैमिनेट का सीधा सीधा मतलब होता है गंदा होना, यानी कि दूषित होना। इसके आप सिनोनिम्स क्या क्या बोल सकते हैं? जैसे कि पॉल्यूट होना, ठीक है, पॉल्यूट माने भी गंदा होना होता है। इसके अलावा टार्निश होना, इन्फेक्ट होना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? क्लियर होना, क्लियर मतलब साफ़ होना, तो गंदा का अपोजिट साफ़ होता है, इसलिए क्लियर। इसके अलावा फिक्स, स्टेरिलाइज, क्योर, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अपोजिट हमें सिनोनिम बताना होता है। अगर हमारा वर्ड नेगेटिव है तो उसके सिनोनिम पॉजिटिव होंगे, अगर हमारा वर्ड पॉजिटिव है तो उसके सिनोनिम नेगेटिव होंगे। जो एंटोनिम्स हैं वो उसके उल्टे होंगे जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कंटेमिनेट था इसका मीनिंग नेगेटिव था, इसलिए हमारे सिनोनिम्स कैसे थे? पॉजिटिव थे। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी हमें देखना है डिवर। अच्छा, कंटेमिनेट को अगर आप सेंटेंस में, जिसमें सेंटेंस का आपको बता दिया है, द वाटर बिगैन टू कंटेमिनेट। और कंटेमिनेट क्या है? द वाटर बिगैन टू कंटेमिनेट। कंटेमिनेट मैंने टू के बाद यूज़ किया, तो कंटेमिनेट क्या हुआ? वर्ब हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवोर का मतलब देखिए क्या होता है? डिवोर का मतलब होता है लालच से खाना। डिवोर का मतलब क्या होता है? लालच से खाना, यानी कि किसी को लालच है, किसका? खाने का। और वो ऐसे खाता है जैसे एकदम खाने का बहुत ज़्यादा भुक्कड़ टाइप जो होते हैं वो, ठीक है। तो डिवोर का मतलब होता है वह लालच से खाने लगा, यानी कि ही बिगेन टू डिवोर। मैंने टू के बाद डिवोर को यूज़ किया, इसका मतलब डिवोर जो है वो एज अ वर्ब सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। सो डिवोर मतलब लालच से खाना, लालच से खाना। सो इसका हम अगर सिनोनिम्स बोलेंगे तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? इनहेल करना, एग्जॉस्ट करना, एग्जॉस्ट मतलब इस तरह से खाना कि बिल्कुल ख़त्म ही कर दो। फीड ऑन, इसके अलावा एब्जॉर्ब भी होता है, वाइप आउट, इनहेल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? रिसीव करना, यानी कि मतलब एक तो रिसीव करना क्यों है इसका एंटोनिम? क्योंकि डिवोर का मतलब होता है लालच से खाना, मतलब बिना रिसीव किए ही अपने आप ही ले लेना। जब रिसीव एकदम अपोजिट हो जाएगा, रिसीव मतलब आप किसी ने आपको दिया तब आपने रिसीव किया। इसके अलावा होल्ड हो गया, कीप हो गया, ओपन, पिक, ये सब क्या है? इसके एंटोनिम्स हैं। सो डिवोर का मतलब आपको मेन याद रखना है। डिवोर का मतलब होता है लालच से कोई चीज़ को खाना, यानी कि किसी चीज़ का लालच हो जाना एक तरह से, ठीक है ना। किसी चीज़ को हड़पना, किसी चीज़ को निगल जाना, एक तरह से उसे बोलते हैं, उड़ाना एक तरह से, ठीक है। तो वैसे इसका खाने के सेंस में ही मीनिंग होता है ईट ग्रीडीली, यानी कि लालच से खाना, और ईट अप कम्प्लीटली एज विथ ग्रेट एपेटाइट, यानी कोई ग्रेट एपेटाइट मतलब किसी का बहुत बड़ा पेट हो, जैसे किसी का, तो उसे कहते हैं लालच से खाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब देखिए क्या होता है? रिवर्ट का मतलब होता है वापस करना, ठीक है। रिवर्ट का मतलब क्या होता है? वापस करना। अब आप एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे यूज़ करोगे? ही हैड टू रिवर्ट द मनी, उसको पैसे लौटाने पड़े। ही हैड टू रिवर्ट द मनी, टू के बाद मैंने रिवर्ट का यूज़ किया, यानी कि रिवर्ट क्या है? वर्ब है। सो एज अ वर्ब इसका सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। रिवर्ट का मतलब होता है वापस करना, यानी कि एक तरह से इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? गो बैक, यानी कि गो बैक मतलब भी वापस करना होता है, वापस जाना होता है। रिएक्ट, यानी कि रिएक्ट जो होता है हमारा, रिएक्शन कब जाता है हमारा? जब आगे से कोई रिएक्शन आता है तभी हमारा रिएक्शन जाता है। तो रिएक्ट भी एक तरह से वापस होने वाला होता है, ठीक है। इसके अलावा आप इसके एंटोनिम्स क्या क्या बना सकते हैं? स्टॉप, स्टॉप मतलब आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, आप स्टॉप हो गए, तो वो एंटोनिम ही हो गया। इसके अलावा हेल्ट होना, स्टॉप, हेल्ट, ठीक है। इसके अलावा कंटिन्यू, प्रोग्रेस, तो ये अलग ही मीनिंग हो गए हैं। तो रिवर्ट्स का जो मीनिंग था, जैसे कि वापस करना, यानी कि वापस करने के सेंस में आपका जो, अगर हम एंटोनिम को देखेंगे तो ये प्रोग्रेस, कंटिन्यू, स्टॉप, हेल्ट, ये सब हो जाएंगे। तो रिवर्ट का मीनिंग आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है वापस करना। जैसे कि किसी ने किसी को पैसे वापस किए तो हम बोलेंगे ही हैड टू रिवर्ट द मनी। सो रिवर्ट क्या है? वर्ब है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है गाइस? मीनियल। मीनियल का मतलब देखिए क्या होता है? मीनियल का मतलब होता है प्रतिष्ठा की कमी वाला, यानी कि कोई जॉब जो कैसी है? मीनियल है, यानी कि जिसमें एक रेपुटेशन की कमी है, एक प्रतिष्ठा की कमी है अगर किसी जॉब में, तो उसे कहते हैं मीनियल, मीनियल जॉब, ठीक है। सो मीनियल क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि मैंने जॉब से पहले मीनियल का यूज़ किया है कि जॉब कैसी है? मीनियल है,
किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। तो मीनियल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मीनियल का मीनिंग आप ध्यान रखना क्या होता है, कोई चीज़ जो कि रेपुटेशन को कम बताए, यानी कि मीनियल जॉब यानी कि कम रेपुटेशन वाली जॉब। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, हमड्रम, बोरिंग, बेस, लो, यानी कि कोई कम रेपुटेशन वाली चीज़ कैसी होगी, लो होगी, बेसिक होगी, बोरिंग होगी। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे, अब ये तो मीनियल का मतलब था कम रेपुटेशन वाला, लेकिन ज़्यादा रेपुटेशन वाले को क्या बोलेंगे, जस्ट इसका उल्टा हुआ ज़्यादा रेपुटेशन वाला, तो उसको बोलेंगे क्या क्या, सुपीरियर, एलिवेटेड, हाई, टैलेंटेड। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। हमने यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच भी इसकी देख ली, एग्जाम्पल सेंटेंस भी देख लिया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लैक्यूना। लैक्यूना का मतलब देखिए क्या होता है, लैक्यूना का मतलब होता है रिक्त स्थान, यानी कि एक खाली स्थान, एक खाली स्थान होना। जैसे कि कोई हड्डी है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, उसमें क्या है, एक खाली स्थान, गैप आ गया है, मतलब कि एक हड्डी के रिक्त स्थान में अलग रहता है, यानी कि एक हड्डियों के बीच में क्या है, गैप है एक तरह से। ठीक है, सो उसको बोलते हैं क्या, लैक्यूना, यानी कि खाली जगह। लैक्यूना का मतलब होता है एक तरह से खाली जगह, यानी कि रिक्त स्थान बोलते हैं जिसको हिंदी में। सो इसके रिक्त स्थान हो गया, या फिर किसी चीज़ की लैक्यूना मतलब कमी भी होता है, किसी चीज़ की कमी होना, अभाव होना। ठीक है, इसको भी बोलते हैं। सो एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी जगह जो कि अनफिल्ड है, अनफिल्ड मतलब खाली है। ठीक है, एक गैप है, उसको बोलते हैं लैक्यूना। तो एक गैप का होना, एक कमी का होना, एक खाली जगह का होना, दैट इज़ कॉल्ड लैक्यूना। ओके, और ये कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, इसको हम जैसे अ लैक्यूना ऑफ बोन आप बोल सकते हो। ठीक है, हम बोल सकते हैं द ऑस्टियोसाइट इज़ आइसोलेटेड इन अ लैक्यूना ऑफ बोन। तो इन अ लैक्यूना ऑफ बोन एज अ नाउन हम इसको यूज़ करते हैं। लैक्यूना यानी कि खाली जगह। अब कोई खाली जगह है तो वो कोई खाली जगह, कोई एक चीज़ है, मतलब एक खाली जगह एक नाउन हुआ। हम अब उसको वर्ब नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्ब जो होता है उसमें कुछ ना कुछ करने का सेंस आ रहा होता है, खाली जगह में कुछ करने का सेंस नहीं आ रहा है, वो एक नाउन है। ठीक है, सो लैक्यूना यहाँ पे क्या है, एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिसएरे। डिसएरे का मतलब देखिए क्या होता है, डिसएरे का मतलब होता है अव्यवस्थित, यानी किसी चीज़ का क्या होना, अव्यवस्थित होना। अव्यवस्थित होने का मतलब होता है जैसे कि रूम है वो अस्त व्यस्त हो गया है, उसमें सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो उसको बोलेंगे डिसएरे, यानी कि अव्यवस्थित होना, यानी कि द रूम इज इन कंप्लीट डिसएरे। ठीक है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आपको बस इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप चाउस बोल सकते हो। चाउस मतलब क्या होता है, चाउस मतलब एक तरह से भीड़ भाड़ होना, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होना। ठीक है, इसके अलावा शैम्बल्स, डिसकम्पोजर, डिसहारमोनी, एनार्ची, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं, देखो एंटोनिम्स आप खुद भी बना सकते हो, क्योंकि डिसएरे का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ अस्त व्यस्त पड़ी हुई, ऐसे ही अव्यवस्थित तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ सही से पड़ी हुई है, सही से रखी हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट बोलेंगे, पीस, नीटनेस, ऑर्गेनाइजेशन, हार्मोनी। ठीक है, तो ये हम खुद भी बना सकते थे। तो ये सब क्या है, इसके एंटोनिम्स हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो इसका हमने मीनिंग आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा इसका एक और मीनिंग होता है एक मेंटल स्टेट होना। ठीक है, कैसी मेंटल स्टेट, अ मेंटल स्टेट करेक्टराइज्ड बाय अ लेक ऑफ क्लियर एंड ऑर्डरली थॉट एंड बिहेवियर, यानी कि एक ऐसी मेंटल स्टेट जिसमें जो थॉट होते हैं, जो बिहेवियर होता है, वो उसमें कमी है, थॉट में कमी है, बिहेवियर में कमी है, वो एक ऐसी मेंटल स्टेट हो जाना, तो उसको भी बोलते हैं डिसएरे। ठीक है, एक तरह का डिसऑर्डर होता है वो। ठीक है, उसको बोलते हैं डिसएरे। तो डिसएरे का मतलब अस्त व्यस्त होना और मेंटली प्रॉब्लम होना, ये दोनों होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसमें मैंने आपको डिसएरे का बताया था कि द रूम इज, जैसे हम एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था इसका, द रूम इज इन कंप्लीट डिसएरे। तो डिसएरे क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। ठीक है, तो एज ए नाउन आपको इसको सेंटेंस में यूज़ करना होता है। नाउन के सेंटेंस में आप कब यूज़ करोगे, जब इसको मेंटल स्टेट के सेंस में हम बोल रहे हैं, और आप वर्ब की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इसको सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब देखिए क्या होता है, रेस्पिट का मतलब होता है मोहलत देना। रेस्पिट का मतलब क्या होता है, मोहलत देना, यानी कि शी गॉट अ रेस्पाइट फ्रॉम द वॉर, यानी कि उसको वॉर से क्या मिली, रेस्पिट मिली। रेस्पिट का मतलब क्या हुआ, उसको वॉर से मोहलत मिली, यानी कि कुछ टाइम की छुट्टी मिली। ठीक है, सो शी गॉट अ रेस्पिट, यानी कि आर्टिकल ए के बाद मैंने रेस्पिट का यूज़ किया है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, आर्टिकल्स के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो रेस्पिट यानी कि मोहलत मिलना। ठीक है, जॉब वगैरह में या किसी काम में, तो रेस्पिट यानी मोहलत मिलना, और ये क्या होता है, नाउन होता है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, लेट अप, रिप्राइव, इंटरप्शन,
ब्रीदिंग स्पेस, ठीक है, एक ब्रीदिंग स्पेस ही ना, यानी मोहलत मिलना। एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं इसके? एम्प्लॉयमेंट, बिगनिंग, स्टार्ट, गो, ब्लेम, यानी कि ऐसे वर्ड्स हैं ये सारे जिसमें मोहलत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट, बिगनिंग, बिगनिंग माने शुरुआत करना, स्टार्ट माने शुरुआत करना, गो माने जाना, ब्लेम माने ब्लेम करना। इसमें जो मोहलत वाला जो सेंस है वो नहीं आ रहा है, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि रेस्पिट जो होता है उसको आप किस तरीके से यूज़ करते हो, एज ए नाउन सेंटेंस में यूज़ करते हो, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था, शी गॉट अ रेस्पिट फ्रॉम द वॉर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब देखिए क्या होता है। इंट्रिकेट का मतलब होता है कोई चीज़ जटिल होना। जटिल मतलब कोई चीज़ ऐसी होना जो कि एकदम देखने में ऐसा है कि बहुत कठिन है, कैसे बनी होगी, वो चीज़ की होना। जटिल यानी कि एकदम डिफ़िकल्ट होना, इस तरह से कि हम जैसे उस चीज़ को देखें तो हम चौंक जाए कि ये कैसी बनी होगी, ठीक है। जैसे हम ताजमहल जब आगरा में देखते हैं तो ताजमहल को देख के ये लगता है कि ये कैसे बना होगा, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरह से इंट्रिकेट है। सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड होना, डिटेल्ड होना, उसको बोलते हैं क्या? इंट्रिकेट होना। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल होना, यानी कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वॉज मेड, ठीक है, ये पहचानना बहुत डिफ़िकल्ट होना कि वो कैसे बना होगा, सो उसको बोलते हैं। एंड इंट्रिकेट आपका क्या हो सकता है? एडजेक्टिव, क्योंकि हम किसी चीज़ को इंट्रिकेट बोलते हैं कि ये इंट्रिकेट है, ठीक है, ये क्या है? जटिल है। तो हम किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हैं तो क्वालिटी वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इंट्रिकेट इज़ एन एडजेक्टिव। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है पाइवोटल। देखिए पाइवोटल का मतलब देखिए क्या होता है। पाइवोटल का मतलब होता है केंद्रीय, यानी कि पिवोटल का मतलब क्या होता है? केंद्रीय, यानी कि जैसे कि हम बोलें कि किसी का कंपनी में जो रोल है वो पिवोटल है, यानी कि किसी का कंपनी में जो रोल है वो कैसा है? पिवोटल है, यानी कि केंद्रीय भूमिका है उसकी कंपनी में, यानी कि एक ऐसी भूमिका जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल इम्पॉर्टेंस होना किसी की। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपका बॉस जो है वो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आपका बॉस जो है बहुत खुश है, और मान लीजिए आप एक दिन ऑफिस नहीं आते हैं तो उसका काम ख़राब हो जाता है बॉस का, क्योंकि बाकी सारे कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, सो दैट्स वाई इसे बोलते हैं पिवोटल, यानी कि एक तरह से क्रूशियल इंपॉर्टेंस होना किसी की, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड पिवोटल। एंड ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं? ही हैज़ अ पिवोटल रोल इन द कंपनी, यानी कि उसको कंपनी में कैसा रोल है? पिवोटल रोल है, यानी कि रोल से पहले मैंने पिवोटल का यूज़ किया तो पिवोटल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। सो इस तरह से हमें इसे सेंटेंस में यूज़ करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनडन। अनडन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो कि ना की हुई हो, यानी कि अनडन मतलब कोई चीज़ ना की हुई हो, यानी कि द लेसेस आर अनडन, यानी कि लेस न किए हुए। लेसेस मतलब क्या है? बांधे हुए नहीं हैं, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से अनडन का मतलब और भी होता है, जैसे कि खोल देना किसी चीज़ को, या नष्ट कर देना, या बिगाड़ देना किसी चीज़ को, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, उसको बिल्कुल नष्ट कर देना, उसको भी बोलते हैं अनडन। यानी कि इनकम्प्लीट करना, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? इनकम्प्लीट, अनफिनिश्ड, अनअकम्प्लिश्ड, अनकम्प्लीटेड, अनकंक्लूडेड। और इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? जिब्ड, टाइड, बटन, साउंड, बैलेंस्ड, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हमने देख लिए। अनडन का मतलब होता है कोई चीज़ को नष्ट कर देना या बर्बाद कर देना, ठीक है। और ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। सो एज एन एडजेक्टिव इसका हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लेसेस के सेंस में बोल सकते हैं, या फिर किसी काम के सेंस में बोल सकते हैं। दैट वर्क इज़ अनडन, द लेसेस आर अनडन, लेसेस खुली हुई हैं, द लेसेस आर अनडन, दैट वर्क इज़ अनडन, यानी कि वो काम क्या है? अभी हुआ नहीं है। या फिर किसी चीज़ के नष्ट होने के सेंस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और एज एन एडजेक्टिव भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्वेइंग। स्वेइंग का मतलब होता है लहराना, यानी कि पेड़ क्या है? लहरा रहे हैं। द ट्रीज आर स्वेइंग, पेड़ क्या है? लहरा रहे हैं। अब द ट्रीज आर स्वेइंग से ही आप समझ गए होंगे कि ये एज अ वर्ब सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, तो एज अ वर्ब ही आप इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। आप इसे डेली लाइफ में भी अपने जो आपकी बातचीत होती है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। सो सिनोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं? वर्बल, लीन, बैंड, वेवर, स्विंग, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? स्टीडी, यानी कि एक तरह का स्थिर रहना एक जगह पे, स्टीडी, स्टे होना, होल्ड, रिमेन, लीव अलोन, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आपको इन सभी की मीनिंग भी समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि लीव अलोन, स्टेडी, स्टे, होल्ड, रिमेन, ये सब बहुत ही ईजी वर्ड हैं, और आप समझ के होंगे कि ये इसके एंटोनिम ही होंगे, क्योंकि स्वेइंग का मतलब होता है लहराना, और लीव अलोन, स्टेडी, स्टे, होल्ड, रिमेन, इनका मतलब होता है एक ही जगह ठहर के रह जाना, ठीक है। सो यहाँ पे स्वेइंग का मतलब हमने देख लिया है, हिलना डुलना, ये सब इसका मीनिंग होता है, हिलना डुलना, लहराना, ये क्या होता है? स्वेइंग का
मीनिंग होता है, ठीक है। और स्विंग को किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करते हैं, एज अ वर्ब सेंटेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या होता है, प्लेजिंग। प्लेजिंग का मतलब क्या होता है, वचन देना। प्लेजिंग का मतलब क्या होता है, वचन देना। यानी कि जैसे कि दो लोगों ने वचन दिया है एक दूसरे को साथ रहने का, तो उसको क्या बोलेंगे, दे आर प्लेजिंग टू लिव टुगेदर, यानी कि वे एक साथ रहने का वचन ले रहे हैं। दे आर प्लेजिंग टू लिव टुगेदर, ठीक है। सो प्लेजिंग का मतलब क्या होता है, वचन लेना, यानी कि एक तरह से वचन देना और लेना, ठीक है। सो इसको हम कमिटमेंट भी बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या, कमिटमेंट भी दे सकते हैं। कमिटमेंट मतलब वचन देना होता है। इसके अलावा और इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, एग्रीमेंट होना, वो एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट करना, और वो का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, ठीक है। एग्रीमेंट हो गया, वो हो गया, प्रॉमिस हो गया, ओथ हो गया, वर्ड हो गया। वर्ड मतलब किसी को हमने वर्ड दे दिया अपना, हमने अपना वर्ड देने का मतलब होता है किसी को हमने शब्द दे दिए और वो हमें करना ही है। शब्द देना मतलब वचन देना, ठीक है। अच्छा, इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे ब्रेक एंड ब्रीच। ब्रेक मतलब तोड़ना, ठीक है। वचन एक देना और एक तोड़ना दोनों ही अपोजिट हैं, इसलिए इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक एंड ब्रीच, ओके। और इसको सेंटेंस में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस बताया था, दे आर प्लेजिंग टू लिव टुगेदर, यानी कि आर के बाद मैंने प्लेजिंग का यूज़ किया है, तो एज अ वर्ब हमने इसका सेंटेंस में यूज़ करना है, ठीक है। सो एज अ वर्ब इसका सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और प्लेजिंग का मतलब होता है वचन देना। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है स्लैंडर। स्लैंडर का मीनिंग देखिए क्या होता है, स्लैंडर का मीनिंग ये होता है पतला होना, यानी कि एक तरह से किसी की वेस्ट जो है वो पतली है तो हम बोल सकते हैं हर स्लैंडर वेस्ट, यानी कि उसकी पतली कमर, हर स्लैंडर वेस्ट। तो स्लैंडर का मतलब होता है सीधे सीधा क्या होना, पतला होना, ठीक है। वेरी नैरो यानी कि पतला होना, सकरा होना, ठीक है। सो दुबला भी बोल सकते हैं, दुबला, कमज़ोर, निर्बल, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, लैंकी, स्लाइट, फ्रेगाइल, स्लिम, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे भाई, इसका अपोजिट एंटोनिम होगा, क्या होगा, हैवी, वाइड, लिबरल, स्ट्रॉन्ग, फर्म। भाई कोई दुबला है, पतला है, कमज़ोर है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, फर्म, लिबरल, वाइड, हैवी, यही होंगे इसके एंटोनिम्स, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स सिनोनिम्स ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि इतने सारे जब हम वोकैब पढ़ते हैं तो अपने आप ही हमारे दिमाग में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आ जाते हैं। जैसे हिंदी में जो वर्ड्स होते हैं वो हमारी माइंड में आ जाते हैं तुरंत कि इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा, उसी तरह से इंग्लिश में आ जाने चाहिए। धीरे धीरे जब हम वोकैब पढ़ते जाते हैं तो अपने आप ही वर्ड्स माइंड में आते जाते हैं, ठीक है। स्लैंडर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एज एन एडजेक्टिव इसका सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं हर स्लैंडर वेस्ट, उसकी वेस्ट कैसी है, स्लैंडर है। किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पर वेस्ट की जो क्वालिटी है वो स्लैंडर वर्ड से बताई जा रही है, इसलिए स्लैंडर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, मोमेंटरी। मोमेंटरी का मतलब क्या होता है, मोमेंटरी का मतलब होता है एक एक्सीडेंट होना, मतलब एक इंसिडेंट होना। इंसिडेंट कैसा, एक अचानक से इंसिडेंट हो जाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोमेंटरी, यानी कि ऐसा इंसिडेंट जो कि यादगार हो, ठीक है, कैसा हो, यादगार हो, यानी कि लास्टिंग फॉर अ मार्केटली ब्रीफ टाइम, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि एकदम से हो जाए उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, शॉर्ट लिव्ड, टेम्पररी, ट्रांजिटरी, कर्सरी, यानी कि एक तरह से एक ऐसा मोमेंट जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए था, बहुत ही कम टाइम के लिए कोई मोमेंट होना। जैसे मान लीजिए आप फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, तो फ़ोटोज़ क्लिक कराने में कभी कभी क्या होता है, पानी की बूंद है जैसे ऊपर उछाल के फिर एकदम से फ़ोटो क्लिक कर ली जाती है, तो वो मोमेंट कैमरे में कैद हो जाता है, तो उससे बोलते हैं मोमेंटरीली, ठीक है। मोमेंटरी यानी कि वो मोमेंट जो है कैमरे में कैद हो गया, तो वो एक छोटा बहुत ही कम टाइम का मोमेंट था, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। लेकिन वो छोटा था, अब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबे टाइम वाला, जो बहुत ही लंबे टाइम तक रहे, तो लंबे टाइम तक रहने वाले को लॉन्ग लास्टिंग बोलते हैं, परमानेंट बोलते हैं, लॉन्ग लिव्ड बोलते हैं, लैंदी बोलते हैं, स्टेइंग बोलते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। सो एंटोनिम्स आपको समझ में आ गया, सिनोनिम्स आपको समझ में आ गया। सिनोनिम्स क्या होंगे, शॉर्ट लिव्ड, टेम्पररी, ट्रांजिटरी, कर्सरी, ठीक है। तो मोमेंटरी का मतलब होता है बहुत ही कम समय तक कोई चीज़ का रहना, एक तरह से पल भर के लिए होना, ठीक है। और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में, एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं मोमेंटरी इंसिडेंट, एक इंसिडेंट है वो कैसा है, मोमेंटरी है, यानी कि वो इंसिडेंट कैसा है, मोमेंटरी, यानी कि बहुत ही पल भर का है, तो उस इंसिडेंट की क्वालिटी मोमेंटरी बता रहा है, इसलिए मोमेंटरी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मॉन्यूमेंटल। मॉन्यूमेंटल का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैसी है, बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ कैसी है, महत्वपूर्ण है, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंस उसकी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं मॉन्यूमेंटल। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे भी बोल सकते हैं कि ताजमहल, जैसे ताजमहल के सेंस में बोले कि ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर। ताजमहल की स्ट्रक्चर कैसा है, मॉन्यूमेंटल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है,
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ताजमहल इज़ अ मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर। अब मैंने स्ट्रक्चर से पहले मॉन्यूमेंटल लगाया है। स्ट्रक्चर कैसा है? मॉन्यूमेंटल है। स्ट्रक्चर की क्वालिटी किस वर्ड ने बताई? मॉन्यूमेंटल ने बताई। तो क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो मॉन्यूमेंटल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। सो एज एन एडजेक्टिव इसको इस तरह से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। मॉन्यूमेंटल यानी कि किसी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा, किसी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होना, यानी कि बहुत ज़्यादा महान होना, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी होना जो कि हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, तो याद दिलाने वाली कोई चीज़ इस तरह की होना, उसको बोलते हैं मॉन्यूमेंटल। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसको आप याद रखिएगा, मॉन्यूमेंटल एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है एक कठोर चीज़ होना, यानी कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, और वो वर्कआउट आपका कैसा है? बहुत ही ज़्यादा कठिन है, तो आप बोल सकते हो माई स्ट्रिंजेंट वर्कआउट। या फिर किसी और का वर्कआउट है तो आप बोल सकते हो हिज स्ट्रिंजेंट वर्कआउट, यानी कि उसका कठोर यानी कि कठिन कैसा वर्कआउट। ठीक है, सो अब मैंने यहाँ पे वर्कआउट से पहले स्ट्रिंजेंट का यूज़ किया, और वर्कआउट की क्वालिटी कौन बता रहा है? स्ट्रिंजेंट, यानी कि वर्कआउट कैसा है वो कौन बता रहा है? स्ट्रिंजेंट वर्ड ही तो बता रहा है। तो किसी चीज़ की क्वालिटी बताने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो आपको अब याद भी हो गया होगा, इतनी बार मैंने बोल बोल के बता दिया है कि किसी चीज़ की क्वालिटी बताने वाला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंजेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सो एज एन एडजेक्टिव आप इसे अपने डेली लाइफ में भी किसी भी सेंटेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं कि ये काम बहुत ही कठिन है, तो आप बोल सकते हैं दिस वर्क इज़ स्ट्रिंजेंट। इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, और डेली लाइफ में जितना हो सके उतना वर्ड को यूज़ कीजिए, क्योंकि ठीक है इससे आपकी वोकैब भी अच्छी होगी, और जो इंग्लिश स्पीकिंग होती है वो भी इन्हेंस होती है। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग भी जब भी हम करते हैं तो उसमें जब हम एक डिफरेंट वर्ड का यूज़ करते हैं तो उससे अलग ही इंप्रेशन बढ़ता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर होना, और इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? टफ, हार्श, स्टिफ, फोर्सफुल, बाइंडिंग, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे? देखो, स्ट्रिंजेंट का मतलब था कठोर होना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ईजी होना। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ईजी गोइंग, अमेनेबल, यील्डिंग, काम। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब क्या होता है? उत्साही होना। आर्डेंट का मतलब क्या होता है? उत्साही होना, यानी कि मान लीजिए बीच पर आप गए हो और बीच पर जाके आप बहुत ही ज़्यादा उत्साही हो गए हो। ठीक है, या फिर कोई और बीच पे गया है तो बहुत ज़्यादा उत्साही, यानी कि उसके अंदर आर्डेंट आ गया है, यानी बहुत ज़्यादा उत्साह आ गया है, एंथुजियाज्म आ गया है। सो दे आर आर्डेंट अबाउट बीइंग ऑन अ बीच। जैसे आप किसी और के बारे में बोल सकते हो, दे आर आर्डेंट अबाउट बीइंग ऑन अ बीच, यानी कि वो क्या है? आर्डेंट हैं। ठीक है, सो आर्डेंट यानी कि वो क्या है? एंथुसियास्टिक हैं, पैशनेट हैं, उत्साही हैं, उनके अंदर एक उत्साह है। ठीक है, उत्सुकता मतलब उत्सुकता का मतलब होता है किसी चीज़ पे, किसी जगह पे जाके आप बहुत ज़्यादा क्या हो गए? एंथुसियास्टिक हो गए हैं, उत्साह आ गया है आपके अंदर, खुशी आ गई है एक तरह से। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं। एंड इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? एज एन एडजेक्टिव इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने सेंटेंस क्या बोला? दे आर आर्डेंट। दे आर आर्डेंट का मतलब हुआ कि वो कैसे हैं? आर्डेंट हैं, वो आर्डेंट हैं। मैंने दे की क्वालिटी आर्डेंट से बताई। किसी की भी क्वालिटी बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, तो आर्डेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। दे आर आर्डेंट अबाउट बीइंग ऑन अ बीच। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। इसमें हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब देखिए क्या होता है। देखिए, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है वह अपने भविष्य को लेकर अस्पष्ट है, यानी कि जैसे कि कोई पर्सन है वो अपने फ्यूचर को लेके क्या है? एम्बिग्यूअस है, यानी कि अनक्लियर है। एम्बिग्यूअस का मतलब अनक्लियर होना। ठीक है, तो शी इज़ एम्बिग्यूअस अबाउट हर फ्यूचर, यानी कि वो अपने फ्यूचर को लेके क्या है? अनक्लियर है। अनक्लियर होना यानी कि संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब होता है कि एक तरह से डाउट में होना, अनक्लियर होना कि मैं इस लाइन में जाऊँ या उस लाइन में जाऊँ, उसको बोलते हैं। ठीक है, सो एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कंफ्यूज होना, अनक्लियर होना। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। इसको आप याद रखना, और इसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं इसको भी, क्योंकि हमने बोला शी इज़ एम्बिग्यूअस, वो कैसी है? एम्बिग्यूअस है। ठीक है ना, अबाउट हर फ्यूचर, तो एज एन एडजेक्टिव हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है, देखिए इनकम्बेंट का एक मीनिंग तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इनकम्बेंट का मतलब होता है कोई पर्सन, अगर जैसे कोई ऑफिसर है वो अभी
जिस पोस्ट पर है, ठीक है, तो अभी वो उस पोस्ट पे काम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम इनकम्बेंट, ठीक है। जैसे अभी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो क्या है, इनकम्बेंट हैं, क्योंकि वो अभी हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है। उससे उनसे पहले जो थे उनको हम इनकम्बेंट नहीं बोलेंगे, इनकम्बेंट उसको बोलते हैं जो अभी उस पोस्ट पर है, उसको बोलते हैं इनकम्बेंट, ठीक है। सो इनकम्बेंट का मीनिंग एक तो ये आपने सुना ही होगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। और इसको सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करते हैं, द करेंट इनकम्बेंट ओनर, जैसे कि हमने बोला द करेंट इनकम्बेंट ओनर, अभी के जो ओनर हैं, ठीक है, द करेंट इनकम्बेंट ओनर। और ये भी आपका एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है और एज ए नाउन भी इसको यूज़ करना होता है सेंटेंस में, ठीक है। इनकम्बेंट का जो दूसरा मतलब होता है वो ये होता है किसी पर निर्भर रहना, आश्रित रहना, किसी पर निर्भर रहना, किसी पर आश्रित रहना, उसको भी बोलते हैं इनकम्बेंट होना, यानी डिपेंड रहना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, बाइंडिंग, कंपेलिंग, अर्जेंट, नेसेसरी, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अननेसेसरी, ठीक है। सो इनकम्बेंट का मतलब होता है एक तो वो जो किसी ऑफिस में किसी पोस्ट पर है, दूसरा वो जो किसी पे डिपेंड है, ये दोनों मीनिंग इनकम्बेंट के होते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसको नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह हमें यूज़ करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटेड। डिमॉन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है प्रदर्शन करना, यानी कि जैसे कि किसी ने अपनी स्किल्स का प्रदर्शन किया, यानी कि स्किल्स को क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया, तो हम बोल सकते हैं दे डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर स्किल्स, उन्होंने अपनी स्किल्स को क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, यानी कि दिखाया, उन्होंने अपनी स्किल्स को क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, यानी कि दिखाया, ठीक है। सो डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, प्रदर्शन करना होता है इसका मतलब, यानी कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, एक्सपोज करना, यानी कि एक्सपोज मतलब ये होता है प्रदर्शन करना, ठीक है, इंडिकेट करना, इसके अलावा प्रूफ करना, एग्जिबिट करना, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, देखो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब था प्रदर्शन करना, लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, छुपाना, राइट, यानी कि छुपाना, तो छुपाने को क्या बोलेंगे, कवर बोल सकते हैं, कंफ्यूज बोल सकते हैं, कंफ्यूज करके छुपाने की कोशिश करना, मिस रिप्रेजेंट करके छुपाने की कोशिश करना, तो मिस रिप्रेजेंट हो जाएगा। फॉल्सिफाई, डिस्टॉर्ट, तो कंफ्यूज, कवर, मिस रिप्रेजेंट, फॉल्सिफाई, डिस्टॉर्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सिर्फ जो मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मीनिंग के बाद आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स अपने आप बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाए कि डिमॉन्स्ट्रेटेड के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज, कवर, मिस रिप्रेजेंट, फॉल्सिफाई, डिस्टॉर्ट, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, यानी कि किसी चीज़ को साबित करना। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो इस तरह से हमने सभी वर्ड्स आज के कंप्लीट कर लिए हैं। एंड ये जो वर्ड्स हैं गाइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये वर्ड्स आपको मोक्स में अक्सर देखने को मिलते होंगे। मैं वही वर्ड्स करा रही हूँ जो मोक्स में आ रहे हैं, जो कि मोक्स में अक्सर आते हैं। और जब क्या होता है, हम मोक वगैरह अटेंड करते हैं, कोई टेस्ट अटेंड करते हैं, तो उसमें जैसे 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में से अगर हमें 3 वर्ड में भी कन्फ्यूज़न है कि उनका मीनिंग क्या है, अगर हमें मीनिंग नहीं पता होता है तो हम उसको फिलअप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट में, फिलर्स में, इन चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आती है ऐसी कंडीशन में, जब हमें वोकैब की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये जितने भी वोकैब्स हैं ना, वो सारे ऐसे करा रही हूँ जो कि मोक्स में आते हैं। सो ये आप अगर लगातार देखेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। सो आप इसे देख सकते हैं, ये पार्ट 4 है, कल आपको मिलेगा पार्ट 5। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा सकते हैं आगे ऐसी आने वाली ही वीडियोस को देखने के लिए। आपको अगर एडिट एक्शन की वीडियोस देखनी है तो वो चैनल पे अवेलेबल हैं। बहुत सारे एडिट एक्शन के पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने लाइव सेशंस भी लिए थे, वो भी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। क्लोज टेस्ट की भी वीडियोज़ हैं, फिलर्स की भी वीडियोज़ हैं, इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेसेस की भी वीडियोज़ हैं, रूल्स की भी वीडियोज़ हैं, और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड जो स्क्रीन पे आपको वीडियोज़ दिखाई दे रही हैं उनको आप देख सकते हैं अभी क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।